हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आदित्य सर आपके लिए ये वीडियो थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम यहाँ चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कुछ भी मैं समझाऊंगा आपको इजी तरीके से समझाऊंगा, और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट क्लास मैंने ख़त्म किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, किसी सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से उसके अलावा कुछ और भी चीज़ होती है केमिकल इक्वेशन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहता है कि केमिकल इक्वेशन involves uses of symbol of the substances of the reactant and product with the mention of physical state। यहाँ ध्यान दीजिए, फिजिकल स्टेट मतलब ये कि अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा भी हमें क्या करना, ध्यान देना पड़ता है सर फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट अगर आपको पता नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो हमारे लिए ये भी एक मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। डैट मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हमारा क्या हो, सॉलिड में होगा तो हम एस यूज करेंगे, लिक्विड होगा तो एल यूज करेंगे, गैस होगा तो हम जी यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। और अगर हमारे पास एक्वस होगा तो ए क्यू यूज करेंगे। अब यहाँ एक बात आता है कि सर ये एक्वस फिर क्या होता है, तो एक्वस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यह होता क्या, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विद सॉल्वेंट इज़ वाटर। मान लो कि हमने किसी वाटर में ज़्यादा मात्रा वाटर में कुछ मिक्स कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। सपोज़ मान लो हमने क्या किया, जैसे मान लो हमने शरबत बनाया, तो शरबत क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ना तो ये सॉलिड ना तो लिक्विड, इसे एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा, अगर हमने क्या किया, मान लो कि हमने चूने की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसको क्विक लाइम इंग्लिश में कहते हैं। तो क्विक लाइम में अगर हम क्या करते हैं, वाटर को मिक्स कर दिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर मान लो हमारे, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है ना कि मैग्नीशियम के लिए हमने एस यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए हमने जी यूज़ किया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी हमारा एस बन गया। तो अगर हमारे पास होगा तो इसी तरह से हम मेंशन भी करते जाएंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि देखिए, केमिकल इक्वेशन को फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है। केमिकल इक्वेशन कितने भागों में, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो हमारा पास है वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो सर यहाँ पे आप वन बाय वन समझाते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो आप देखोगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब कि अगर हम बात करें LHS, ये इधर वाला LHS हो गया, इधर वाला RHS हो गया, तो LHS में जितने एटम होंगे उतने ही एटम RHS में भी होगा। समझ पा रहे हैं ना। जितना एटम, जैसे देखिए यहाँ जिंक एक है ना, यहाँ भी देखिए जिंक एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। उस कंडीशन में हम कहेंगे इसे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कुछ इसके बारे में कुछ और भी बात लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। देखो ये जनरली क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या कि अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, आप अगर मान लो कि 10 ग्राम आपका रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 10 ग्राम ही बनेगा। अगर आपने 20 ग्राम आपने कोई रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी हमारा 20 ग्राम ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी जो बात हमें कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जितना आपका रिएक्टेंट, पहले भी वही बात बताया ना कि जितना अगर हम रिएक्टेंट की बात करते, जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होगा। जिंक जितना उतना ही उधर भी होगा जिंक, हाइड्रोजन जितना उतना है उधर भी हाइड्रोजन होगा, सल्फर जितना उतना ही उधर भी होगा। इस तरह से पूरा इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास है वो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सर क्या होता है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है इफ़ द नंबर ऑफ
atom of each element in reactant is not equal to number of atoms of the each element present in the product. That means अगर रिएक्टेंट में जितने एटम है उतना प्रोडक्ट में ना हो, मतलब यहाँ देखो ना लिखा हुआ है ना, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट में है उतना अगर प्रोडक्ट में ना हो तो तब उस कंडीशन में हम कहेंगे सर ये हमारा फिर क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, देखो फेरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फेरस 3 है, अनबैलेंस हो गया ना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन, चलो ये तो मिल गया। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हाँ यही हम कहेंगे, डैट मीन्स ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सॉरी। तो हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस के लिए हम कहेंगे जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एटम अगर सेम ना हो तो हमारा अनबैलेंस होगा, और अगर हम दोनों तरफ हमारा अगर सेम हो तो हमारा बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आज गारंटी आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ क्या।